नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका भाई, आपका यार जेमी ऑल्टर। अगर आप भी मेरी तरह क्रिकेट प्रेमी हैं तो आजकल क्रिकेट ना होने के कारण आप भी शायद थोड़े मायूस हैं, थोड़े उदास हैं। काफ़ी समय है आजकल हमारे हाथों में लॉकडाउन के कारण, तो बहुत समय जो है मैं यूट्यूब पे बिताता हूँ, पुरानी मैचेस देखता हूँ, अपने फेवरेट बॉलर्स, अपने फेवरेट इनिंग्स, अपनी फेवरेट मैचेस। और मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे क्रिकेट प्रेमी साथी, उनसे मैं बातें करता हूँ व्हाट्सएप पे, इंडिया में, इंडिया के बाहर। इनमें से एक दोस्त है मेरा ज़रार। ज़रार और मैं कॉलेज में साथ थे, हम रूममेट्स थे बहुत बहुत कम समय के लिए। ज़रार जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैन हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं भारतीय क्रिकेट का फ़ैन हूँ। तो हम दोनों ने सोचा, मैंने उनको कॉल किया हाल ही में, और थोड़ी हमने गुफ्तगू की इंडिया और पाकिस्तान राइवलरी को लेके, खास करके ओडीआई राइवलरी, और हमने बहुत सारे गप्पे लगाए इस दौरान। तो देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो, व्हेन एन इंडियन फैन टॉक्स टू अ पाकिस्तानी फैन अबाउट द इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी। एंजॉय। हाँ जी दोस्तों, तो मैं आज बैठा हूँ अपने घर इंडिया में और मेरे साथ सामने फोन पे हैं मेरे दोस्त जरार जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है। जैसे आप देख सकते हैं वो भी लॉकडाउन में, हम भी लॉकडाउन में। जरार भाई, आपके हाल चाल सब ठीक है? काफी गंभीर न्यूज आ रही है न्यूयॉर्क में, बस यार ईस्ट कोस्ट में। न्यूयॉर्क के तो बुरे हाल है, लेकिन बस देखो, इफ एनी सिटी अगर कोई यहाँ से निकल सकता है तो न्यूयॉर्क निकल सकता है। काफी देर हो गई है मुझे यहाँ पे, 11 साल हो गए हैं। लेकिन चलो, अब होप ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं उनमें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो लेट्स गेट राइट इनटू इट दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा, हम आज बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी ओडीआई क्रिकेट में। जरार, आप शुरू करें। आपके बहुत सारे यादें होंगे, वो द फर्स्ट टाइम यू स्टार्टेड वाचिंग क्रिकेट। गिव अस या अ बिट ऑफ ब्रीफ बैकग्राउंड, वेयर वर यू, व्हाट्स योर फर्स्ट मैच यू कैन रिमेंबर? जम्मू असल में मैं जो हूँ ना, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आई ग्रो अप इन दुबई इन द 1990s। तो मेरे पेरेंट्स जो है, उन्होंने मुझे जबरदस्ती मैच दिखाए शारजा में। ठीक है, मेरा हाँ, हम पहला लोग के लिए मैच हमारी यादें अच्छी नहीं है शारजा की नहीं, 1990 से। हाँ। हाँ, मैं भी वो यादें ताज़ा करा देता हूँ अभी। तो बेसिकली मेरा पहला जो मैच था ना, ऑफिशियल जो मैंने देखा था ग्राउंड में जाके, वो था 1986 में, जब जावेद मियांदाद ने जो छक्का मारा था। अब क्या? मुझे नहीं पता था कि उस मैच का जो इम्पैक्ट था वो 10 साल चलेगा। अब उस मैच की भी कोई एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है कि जावेद मियांदाद ने वो जब कर दिया, तो उसके 10 साल बाद पाकिस्तान लगातार जीतता गया। तो मुझे तो अब जब मेरा चाइल्डहुड है ना, वो मुझे याद है कि पाकिस्तान तो बहुत मुश्किल ही कभी हारता था, अगर हारता था। तो मेरा वो वहां से मैच शुरू हुआ। तो दूसरा जो मैंने हम्म। मैच देखा, वो टीवी पे देखता रहा, और उसके बाद 91 में, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, मेरे ख्याल 8 साल 9 साल का था, तो मैं गया था शारजा मैच देखने। और उस जमाने में आकिब जावेद ने आया था, नो 17 18 ईयर ओल्ड, बहुत तेज बॉलर। आप यहाँ पे, अब अगर आप देखो ना टीवी शीवी पे या रिप्लेस देखो, तो इट डजंट डू इट जस्टिस। उस हम्म। जमाने में वकार पता यूनिस है, जैसे पता है। बॉलिंग कराता था, मतलब आप अगर ग्राउंड में अगर आप जाके देखते ना, तो उसका वकार तो मेरा ऑल टाइम मजाक ही, फेवरेट फास्ट बॉलर है। हाँ, वो उसका मजाक ही और था यार। वो मतलब या। इतना तेज था कि समझ ही नहीं लगती थी। और बाकी बॉलर उसके सामने आते थे, आपको पता चलता था ग्राउंड में कि यार इनका डिफरेंस कितना है, विकेट कीपर किधर खड़ा होता था और वो किधर खड़ा होता था। बहरहाल, दैट वाज माय सेकंड मैच, जो आकिब ने 7 फॉर 37 मारा था। सचिन, श्रीकांत, मेरे ख्याल चुन चुन अजहर। चुन के तुम ऐसे मैच के बारे में बात करो जो हमें दिल तो वैसे ही दुख रहा हमारे यहाँ सुन के आपकी चलो, बात। मैं आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूँ, आगे आगे आ रहा हूँ। ठीक है, 90s तक आ जाओ। तो 90s में हाँ। मेरे पास एक ग्राफिक है जो मैंने दिखा निकाला था, 70s से दोस्तों, लेके। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा जरा। दोस्तों, हाँ, इन्होंने मुझे एक्सेल फाइल भेजी है। वैसे ही मेरी मैथ थोड़ी वीक है, मुझे एक दिन लगा कि यार मैं ये एक्सेल शीट खोलूं कि नहीं खोलूं। फाइनली खोला तो भाई ने क्या किया उसमें, यही समझाएंगे आपको दोस्तों। हाँ। तो उसमें अगर आप विन लॉस परसेंटेज देखें, क्योंकि मैचेस इतने नहीं हो रहे थे बिल्कुल। 80s 90s में, जितने 70% मैचेस जो थे ना 80s और 60% 90s में, 70% 80s में पाकिस्तान जीता हम्म। है। हम्म। और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान का जो सेटअप था ना, वो सेटअप बनाया मोस्टली डिपार्टमेंटल क्रिकेट और रीजनल क्रिकेट ने था, लेकिन उसमें जो जज्बा पैदा किया था ना, वो इमरान खान ने किया था। इमरान हम्म। खान ने सिंगल हैंडेडली एक पूरी जनरेशन को उठाया और जगाया, और कहा कि जी, आप फास्ट बॉलर बन सकते हैं, आप क्रिकेटर बन सकते हैं। और उसके अंदर वो भी चीज थी कि वो हार्ड वर्कर भी था, वो सारा दिन प्रैक्टिस भी करता था, रन अप्स वो
सारा दिन भागता रहता था। तो बेसिकली वो डिसिप्लिन वसीम अकरम में भी आ गया, और वसीम अकरम से बड़ा कोई बॉलर मेरे ख्याल से मैंने नहीं कभी देखा। आपने लाइव अगर देखा उसको तो वसीम अकरम वाज द बिग फैक्टर। तो 90s में आ जाते हैं, 90s 80s 90s में ये 2-3 मैच थे कि मुझे याद पड़ता है कि एज अ चाइल्ड हम जब स्कूल जाते थे या उधर बाकी अपने इंडियन दोस्तों से बातें करते थे, वो हाथ जोड़ते थे कि यार भाई हमें भी बॉलर दे दो, 1-2 बॉलर दे दो, ये वो। तो उस जमाने में कभी चांस ही नहीं होता था कि इंडिया कभी जीतेगा पाकिस्तान से। उसमें आ जाता है 96 में। यहाँ पे जो मैंने पहले से एक्सपीरियंस ट्रेजेडी शुरू की थी ना, यहाँ पे वो ट्रेजेडी आके खत्म मोड़ लेती है, क्योंकि पाकिस्तान का यहाँ पे स्टेटस डिफरेंट हो गया था। अब 96 में वो वर्ल्ड चैंपियन थे और वो आ रहे थे बेंगलोर जब वो आए क्वार्टर फाइनल में। बिल्कुल। और उसके बाद मेरे ख्याल है कि वकार यूनिस जो 96 से पहले वाला वकार यूनिस और 96 वाला वकार यूनिस में जमीन आसमान का फर्क था। उसमें तब वो बॉलिंग उसकी वो इतनी तेज नहीं थी, उसकी इतनी एक्यूरेट नहीं थी। दूसरा, टू गिव नॉट टू टेक क्रेडिट अवे, अब इंडिया 80s और 90s में डोंट माइंड मी सेइंग कि बहुत इतनी अच्छी टीम नहीं थी, क्योंकि एक सिर्फ तेंदुलकर था और एक कभी कभी अजहरुद्दीन खेलता था या सिद्धू खेल जाता था। बाकी यार अभी सपोर्ट एक्ट मतलब इतनी घटिया। अब आप देखो ना बॉलर देखो, अब लेट मी सी, वेंकटेश प्रसाद अभी कोई टीम में आ सकता है इस टाइप का, मतलब एक मीडियम बॉलर और लाइक स्लो। दुख होता था यार देखने का। सिर्फ एक श्रीनाथ होता था जो मुझे याद है कि बहुत ठीक ठाक तीखा बॉलर था। श्रीनाथ जब आए थे तो वाकई में ही वाज अ टेयरअवे क्विक, बट देन वेरी सून इनटू हिज करियर शोल्डर इंजरी आ गया था, तो उनकी वहां स्टार्टिंग में ही वाज वन ऑफ द क्विकर वंस। आई थिंक आल्सो और थे बहुत फास्ट बॉलर, पर वो कभी ज्यादा बहुत फास्ट बॉलर आए थे, बहुत आए थे, लेकिन एक आध हफ्ता एक आध महीना फिर भाई साहब पता नहीं कहां गए ये। बड़ा दुख होता था यार देखने को, क्योंकि आई थिंक कि इंडिया का सेटअप जो ऐसा था कि उसमें फास्ट बॉलर जिंदा ही नहीं रह सकता था, क्योंकि आप एक तो पिचेस ऐसे थी, दूसरा कि वहां पे जो भी है MRF एकेडमी और ये वो सारे एक टाइप के बॉलर निकाली जा रहे थे वो, ठीक है। वो दूसरी बात ये भी है, आप जो आपकी फैक्ट्री लाइन है वो तब बनेगी, वो बनती उस चीज पे जो सबसे पॉपुलर है। और इंडिया के बैट्समैन क्योंकि डे वन से इतने बेहतरीन थे, तो इट वाज वेरी नेचुरल दैट पीपल पिक अप द बैट। अब आप देखेंगे पिछले 7-8 साल में, हम यहाँ बात करेंगे बाद में, बिकॉज इंडिया के पास फास्ट बॉलर आ चुके हैं। अब जो है नए बच्चे जो यंग बच्चे, उनको फास्ट बॉलिंग कराना चाहिए। जब कोई था नहीं, जब आपको नहीं दिख रहा है टीवी में, तो आप क्यों गेंदबाजी करेंगे? ये मेरा मानना है। और दूसरा ये कि अब जैसे बुमराह जैसा बॉलर अब 90s में अगर आता ना, तो उसको चिपेड़े मारते लोग, कहते हैं यार नहीं तू एक्शन अपना चेंज कर, ये कर, रन अप कर, जंप कर। अब उसको तबाह कर देते वो। लेकिन अब क्योंकि सेटअप ऐसे है कि जैसे भी तुम बस बॉलिंग कराओ, अपनी गेम खेलो। अब ये रोहित शर्मा को खेलने देते हैं ओपनली। जब से इसको ओपनली खेलने दिया, देखो उसने क्या किया, ठीक है। तो विल गेट इनटू दैट। चलो वापस 90s पे आते हैं। 96 का जो क्वार्टर फाइनल था ना, for me that was a turning point in there's 2 or 3 turning points in Pakistan India rivalry. That was the first one. उसमें हुआ ये कि 96 का वर्ल्ड कप टॉस होने से पहले वसीम अकरम नहीं था। अब दुनिया का नंबर 1 बॉलर अगर आपके साथ नहीं खेल रहा, तो आपके और उसकी जगह कौन खेला? अताउर रहमान, ठीक है। अब आप बताओ, रहमान दुनिया रिप्लेस कर सकते वसीम अकरम को। उसने 50 रन खाए, जीते 40 रन। जडेजा ने फिर उसको वकारी ने उसको तो एंड में धोया ठीक ठाक, ठीक है ना। तो वहां पे गेम ही खत्म हो गई। वहां पे आप मॉरली वो पूरी टीम गिर गई थी। लेकिन उसमें एक स्पार्क किया था कि जब ये लोग बैटिंग करने आए थे, सईद अनवर, आमिर सुहेल, तो उस वक्त के कमेंटेटर्स अगर आप सुनो और जो लोग वहां पे थे, कहते हैं यार ये लोग ऐसे चल के आ रहे थे कि ये लोग बॉलरों को कुछ समझते ही नहीं थे। और बाकी ये सीन था कि सईद अनवर तो इंडियन बॉलर को कुछ समझता ही नहीं था ना। ऐसा लग रहा था कि मैच 42 43 ओवर के अंदर खत्म हो जाएगा। और ये वेंकटेश प्रसाद, मान जाएगा अजहर, इन्होंने एक टॉक शो में भी यही कहा था कुछ एक साल पहले। मतलब उन्होंने मार के कुत्ता कर दिया था। और दूसरा ये कि जिस बात करती मेरी लाइट गई, बच्चों नहीं, हम बात करते रहेंगे, आ गई लाइट। तो प्रसाद ने जो उसको आउट किया था ना, मेरे ख्याल वो आमिर सुहेल, अब ये मतलब वो शौकी में आ गया कि वो देखो मैंने चौका मार, यार क्या जरूरत। बिल्कुल ठीक है, वहां पे टर्निंग पॉइंट आ गया। अब जिस बॉल पे उसने आउट किया, अगर आप वो बॉल देखो ना, तो देखते देखते आप मतलब इतना वो स्लो बॉल आ रही, यूं करके यूं क्लिप हो रही, मारने लायक बॉल थी वो, पर उन्होंने मारने लायक बॉल, लेकिन ही प्लेड अ हॉरेंडस शॉट। That shot basically signified the end of Pakistan's dominance, and also that वो जो mental dominance थी ना, वो खत्म हो गई। क्योंकि उसके बाद आप एक जावेद मियांदाद को लेके आए, who was a shell of himself, वो खत्म हो चुका था।
वो तो अपनी छठी और आखिरी वर्ल्ड कप खेले थे, तो उनसे आप क्या उम्मीद उसको करोगे? पैनिक बटन पर दबा के लेके आए। मैं आपको बोलूं, जो हम लोग जो इंडियन फैंस है जो उस मैच देखे थे, हम सबके मन में ये, जब तक मियांदाद है एग्जैक्टली, ना, तो हमारे एग्जैक्टली, मन में ये था, हम बच्चे एग्जैक्टली। थे, पर यार ये मियांदाद है अभी, तो आई सी और योर पॉइंट देखो, ब्रो यार। वही शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, अगर मियां दाद को मरने देते खुद ही, मरने एज इन लाइक उसकी हाँ हाँ, उसको समझ गया। रिटायर करने देते, let him live his legacy, they destroyed his legacy by putting him in that world cup। और इंडिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में मियां दाद को उस तरह देख के, मतलब एक तो इंडियन फैंस भी वापस आ गए कि यार हम जीत सकते हैं, दूसरा कि पाकिस्तानी जो वो मेंटालिटी थी, जो हवा था इंडिया के ऊपर, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। ठीक है, 96 में वो हुआ, मियां दाद को दे डिस्ट्रॉयड दैट लेगेसी। अब उसके बाद आ जाएं 96 से लेके 2000 तक, 2001 तक, मेरे ख्याल है पाकिस्तान की टीम वाज द बेस्ट, इफ नॉट द बेस्ट, प्रोबेबली द बेस्ट इन द वर्ल्ड ओडीआईज में, अगर आप देखो। एंड उसका देखो, हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया, इंडिया को जाके इंडिया में हराया। और ये और वही टाइम में जब आपके ऑलराउंड अफरीदी, महमूद, रजाक, ये तीनों हाँ, आए थे, ये और तीनों इन आए तीनों थे। का हाथ बहुत बहुत, शोएब मलिक भी लेट में आया था 99 में, पर मेरा ये मानना है ये तीन जो थे, या अफरीदी, रजाक और महमूद डिड नॉट गेट एनफ क्रेडिट बिकॉज़ ही डिडंट डजंट प्ले गेट एनफ एज लॉन्ग एज क्रेडिट, द अदर, पर ये तीन बहुत 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 क्रूशियल प्लेयर जरूरी थे थे। और इस पाकिस्तान सबसे के साथ। बड़ा इन सब का प्यो जो था ना, वो था सकलैन। ठीक है, सकलैन के ओ आने तो से उस टीम की जो मेकअप था ना, वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया था, बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल कंप्लीट। अब बिल्कुल। इसके दौरान इंडिया में क्या हो रहा था, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में जब टोरंटो में मैचेस हुए थे ना, मैं जो कह रहा हूँ ना, इंडिया की जो टीम थी, वो उसमें वो सिर्फ मेंटल इशू था, ये नहीं कि उनके पास टैलेंट नहीं था, उनका मेंटल इशू जो था ना, कि पाकिस्तान से हम नहीं जीत सकते, वो आपको फील्ड में नजर आता था। लेकिन 96 97 में एक ऐसा बंदा आया था जिसने इंडियन क्रिकेट को उठा के रख दिया था, और हमें जगा के रख दी, यार ये बंदा कौन है, वो था सौरव गंगुली। ठीक है, सौरव गंगुली ने जो टोरंटो में किया, ठीक है, विकेटें भी ली, बैटिंग भी की, उसमें जो मेंटालिटी थी ना, उसने मेंटालिटी चेंज कर दी इंडियन क्रिकेट की। और बिल्कुल उसके बाद जो हम देखते थे, हम कहते यार ये बंदा बड़ा प्लेयर है, कि नहीं, ठीक है, और ही वाज अ गुड प्लेयर, लेकिन उसकी मेंटालिटी जो थी ना, सचिन के अलावा, चलो सचिन को निकाल दो अभी एक सेकंड के लिए, उसने मेंटालिटी चेंज वो की। तो है ही सबसे अलग, वो तो है ही। हाँ, वो तो है, उसको तो आप गिनो ही ना इन लोगों में। उसने मेंटालिटी इंडियन क्रिकेट की चेंज की, वो सिंगल हैंडेडली उसने चेंज की। बाद में आपने देखा कि उसने इंडियन क्रिकेट को कहां से कहां ले गया, वो धोनी को लाने वाला भी वो, इंडियन फील्डिंग अप, स्टैंडर्ड अप करने वाला वो, आपकी और जो वो पूरी भी वो बैटिंग भी लाइनअप वो थी। मैच फिक्सिंग स्कैम के बाद, जहां बिल्कुल एक नया लो तक पहुंच गई थी हमारी क्रिकेट, एग्जैक्टली, उसके बाद जो गांगुली आप ने ये लीडरशिप ग्राफ दिखाई अगर थी, देखेंगे, बिल्कुल। आप ये ग्राफ देखेंगे, तो ये ऐसा जा रहा है, यूं ग्राफ, ठीक है, इंडियन देखा क्रिकेट मैंने, कहां जा रही बिल्कुल है, पाकिस्तानी क्रिकेट कहां जा रही है। अब वो ग्राफ दिखेंगे जहां पे आपको। हिट करता है ना, वो सौरव गंगुली फलक्रम में उसे कहता हूं। ठीक है, हम्म, इंडियन क्रिकेट में क्या हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हुआ, 99 में अगर आप देखें तो पाकिस्तान बेस्ट टीम थी वर्ल्ड कप की। ठीक है, आपके पास अफरीदी, रजाक, शोएब अख्तर अपनी पीक पे था, वसीम अकरम अपनी बिल्कुल पीक पे था, मोइन खान वाज द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इन द टूर्नामेंट। आपके बिल्कुल। आपके क्या कहते हैं, पूरी टीम जो है अपने, सकलैन हर मैच में विकेट ले रहा था, हैट्रिक वकार लिया। यूनिस बेंच पे बैठा हुआ था यार, मतलब ऐसी टीम थी वो। उसके बाद पाकिस्तान में क्या हुआ कि जो मैच फिक्सिंग थी ना, वो थोड़ी सी क्लाउडी कर दी उसने गेम को। उसमें कहा कि हाँ भी मैच फिक्सिंग हुई है, लेकिन हमने स्वीप अंडर द रग किया, एंड वी सफर्ड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स अंटिल 2009, जब वो आमिर ने नो बॉल कराई है। द अप अंटिल देन एवरीथिंग वाज काइंड ऑफ हेजी। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कहा यार जिसने मैच विन किया बाहर निकलो, हम नई टीम स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने वो वहां से मैच फिक्सिंग को, ठीक है इंडिया में हुई है मैच फिक्सिंग, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऑन द सरफेस एंड इंटरनली उन्होंने थोड़ा सा क्लीन अप एक्शन भी किया, मेरे ख्याल से। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मेरे ख्याल से ये किया उन्होंने। स्ट्रेट कट अजरुद्दीन को लाइफ बैन लगाया, ठीक है, बहुत इतना बड़ा प्लेयर, वहां से लाइफ बैन। 2099 से आप आगे आते हैं तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो नीचे चलती जा रही है। वसीम अकरम के जाने के बाद तो बिल्कुल ही आपके पास बॉलर भी कोई नहीं, ये वो। तो आई थिंक ये राइवलरी वहां तक जो है ना, पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है। 99 2003 में जब से वो वसीम अकरम, वकार, 99 और 2003 की बाय द वे वर्ल्ड कप टीम एक ही है, सिर्फ उसमें वकार यूनिस आ गया वापस एज अ कैप्टन, व्हिच वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। ठीक है, आप उसके बाद देखें 2003 में वो मैच हम हारे, और उसके बाद डाउनफॉल चलता गया। बीच में इक्का दुक्का मैचेस आए हैं जहां पाकिस्तान जीता है, अफरीदी ने एशिया कप जिताया, सिंगल वो इंडिया में जाके हम जीते हैं ना 4-1, वो वाला
वो ठीक हाँ है, अच्छा हाँ टाइम था क्योंकि इंडिया उस टाइम रीबिल्ड कर रहा था. हम्म, Other than that, I don't see Pakistan coming back from that नहीं बहुत ही that इट्स era. चेंज. आप अगर पिछले 10 साल की बात करें, 14 वनडे मैच हुए, 10 जो है इंडिया जीत चुकी है. तो बिल्कुल जो आप कह रहे हैं बिल्कुल हाँ सही है. ये ग्राफ जो है बिल्कुल एक्यूरेट है. एंड इवन बिफोर दैट लाइक यू सेड, वो वसीम अकरम के बाद लुक अगेन, हाउ डू यू रिप्लेस बॉलर्स लाइक वसीम एंड वकार, वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट एशियन या फास्ट बॉलिंग प्लेयर. वो बात है. पर हाँ, फिर तो हम तो यहाँ बैठे बैठे सुनते हैं. मैंने बहुत सारा क्रिकेट कवर किया है. इतनी पॉलिटिक्स है पाकिस्तान टीम में. इनको आप देखो, इनको मैंने 3 वर्ल्ड कप में अप क्लोज देखा. वो टीम जो प्रैक्टिस में होती है, फील्ड पे आके वो टीम टोटली चेंज होती है, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव. तो ये हम लोग देखते हैं, हमें यार ये पाकिस्तान टीम हमें खुद नहीं पता कौन सी आएगी. तो आप लोग जो देखते हो, आप तो उनके फैन हो, आप लोग कितनी बार सोचो यार मैं अपना माथा तोड़ूं दीवार के ऊपर इन बट टीम को जिमी, देखूं. तुम्हें पता है कि ये सारी गेम किस बात की पे उतरती है? इट ऑल बॉइल्स डाउन टू मेंटालिटी. ठीक है, अब उनमें, उन प्लेयरों में और बाकी प्लेयरों में कोई फर्क तो नहीं है. 19-20 का फर्क है. बाबर आजम और बाकी प्लेयर्स में कोई इतना फर्क तो नहीं है. बाबर लाइक आजम तो कमाल का हाँ ठीक प्लेयर है. है. तो मोहम्मद आमिर भी बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप बोल. लेकिन उनमें मेंटालिटी जो है ना, वो सारे मैटर करती है. इनकी मेंटालिटी है कि हम हारते आ रहे हैं, हम हार जाएंगे, हम ये डरते हैं. जब इंडिया के साथ मैच खेलने आते हैं ये डरते हैं. ठीक है. अब चैंपियंस ट्रॉफी में क्या फर्क था कि इनमें वो डर खत्म हो गया था, इनमें वो मेंटालिटी चेंज हो गई थी. टीम तो वही थी, टीम टीम वही वही थी थी, जो अभी बिल्कुल वही थी. 350 रन ये इन्होंने हारे हैं, ये 150 रन से हारे हैं ये इंडिया से. वही टीम अब 150 रन से जीत रही है. मतलब इसका क्या आपको बताता है? ये आपको ये बताता है कि इनकी मेंटालिटी का सारा इशू है और कोई नहीं है. टैलेंट शैलेंट सारा अपनी जगह, हार्ड वर्क ये करते हैं, प्रैक्टिस ये करते हैं. इनकी मेंटालिटी का फर्क. अब देखो बाकी टीमों में नाउ थिंग्स हैव चेंज. ठीक है, अब आप बाकी स्पोर्ट में देख लो. अब ये ग्राफ में मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा. आप इसमें जीडीपी पर कैपिटा भी लगा लो ना, तो ये आपको दिखाएगा कि क्यों इंडिया आगे निकल गया. दूसरा ये कि इंडिया के पास अब पैसा बहुत ज्यादा आ गया है यार. अब 70s 80s में पीसीबी के पास बेतहाशा पैसा था. अगर आप शारजा के पुराने मैचेस देखो तो जो सारे बाउंड्रीज पे जो एड लगे हुए हैं वो सारे पाकिस्तानी एड हैं, इंडियन तो एड ही नहीं. ठीक है. अब दिखते नहीं है. लाहौर में 96 में वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ है. ठीक है, अब करा सकता है लाहौर? मजाल है, कोई सीन ही नहीं है. ठीक है, उस वक्त पीसीबी की पोल, पीसीबी की पावर जो थी वो बहुत आगे थी. ठीक है, अब देखो कि एक इंडियन प्लेयर की नेटवर्थ जो है वो क्लोज टू 8 to 9 मिलियन डॉलर्स यूएस है. पाकिस्तान की जो नेटवर्थ एक प्लेयर की वो है $200,000-300,000 पर ईयर दे मेक, राइट? अब कहाँ उसका आप कंपेयर तो नहीं कर सकते ना. मुझे एक बताओ कि रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना, ये टीमें हमेशा टॉप पे क्यों आती हैं? इसकी वजह ये है कि इनके पास पैसा है भाई. ये रिसोर्सेज यूज करते हैं. इनके पास हर चीज का एक कोच है, एक एनालिस्ट है, एक चाय बनाने वाला है, चाय में चीनी डालने वाला है, इस टाइप की चीजें इनके पास हर बंदा है. अगर आप द टेस्ट देखो, ये अमेज़न पे जो दिखाया है ना ऑस्ट्रेलियन का सेटअप, यार उनका 10 बंदा तो सिर्फ मैनेजिंग स्टाफ में है. ठीक है, हमारा कोच भी एक ही है, मैनेजर भी वही है, फिजियो भी वही है, सारा जो मतलब जिन्हें मर्जी बंदे लाया वो सारे एक ने. ठीक है, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आप अपने प्लेयर्स कैसे बनाओगे? आई डोंट बिलीव इन द वर्ड टैलेंट. टैलेंट का कोई एग्जिस्ट नहीं करता यार. विराट कोहली और उमर अकमल अंडर 19 में अगर आप देखो तो बराबर बराबर थे. ठीक है, वो किधर चला गया और उमर वो तो अकमल गायब ही हो गया, वो गायब ही हो गया. इसके ठीक है, ऑफ फील्ड इतने पूरी टैलेंट तो दोनों में था. ऑफ फील्ड बिल्कुल. ये लड़का विराट कोहली जो 4-4 घंटे 5-5 घंटे प्रैक्टिस करता है, उसकी डाइट का ख्याल रखने वाला एक बंदा है, उसकी फिजियो करने वाला एक बंदा है, उसका मसाज करने वाला अलग बंदा है. ये लाइक ही फोकसेस ऑन हिज क्रिकेट 24 आवर्स अ डे. अब मैं वो देख रहा था डॉक्यूमेंट्री, स्टीव स्मिथ जो है वो कहते हैं यार रात को टक 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 की आवाज आ रही थी, ये नॉकिंग कर रहा होता है मैच से. करेक्ट, बात सही. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल. अब उमर अकमल की तरह वो मुजरे करता हुआ पकड़े. चलो एनीवे, चलो वो खत्म होगी बात. लेकिन बात ये कि आप कितना एफर्ट डालते हो बीच में. इसलिए मेरे ख्याल से इंडिया के पास जब अब रिसोर्सेज ज्यादा हैं, टैलेंट ऑब्वियसली उसका मतलब है कि ज्यादा होगा, और उनकी विनिंग परसेंटेजेस ज्यादा, इसलिए क्योंकि देयर अ विनिंग टीम नाउ. पाकिस्तान इज नॉट अ विनिंग टीम. तो इंडिया के पास वो हवा नहीं होता कि यार हम हार जाएंगे, वो डर नहीं है. अब आप रोहित शर्मा को बैटिंग करते हुए देखते हो, ऐसे लगता है यार वो पीछे अपने बैकयार्ड में बैटिंग कर रहा है. ठीक है ना. अब ये डिफरेंस आप दोनों टीमों में पाए. और यहाँ सौरव गांगुली, उसके बाद एमएस धोनी का भी बहुत बड़ा हाथ है. एग्जैक्टली, एमएस धोनी का देखो, एमएस धोनी को लाने वाला कौन है? ठीक है, एमएस धोनी को नंबर 3 पे बैटिंग कराने वाला कौन था उस मैच में जब उसने 148 मारा? ये मेंटालिटी चेंज जो मैं कह रहा हूँ ना, ये सिर्फ दादा की वजह से हुआ है. और दादा ने इस टीम को कहा है कि यार तुम लोग जीत सकते हो. इन्होंने
ये मेंटालिटी इनमें पैदा की है। अब अगली जो जनरेशन आ रही है वो तो नहीं याद करेगी यार 80s 90s में मार खाते आ रहे हैं। नहीं, वो तो ये बिल्कुल देखेगी ना, वो तो ये देखेगी यार धोनी नंबर 3 पे जाके मार उसने कुत्ता कर दिया बाकियों को। तो ये हम भी ये करना चाहेंगे। नहीं। अब जो इंडियन बच्चा जो खेल रहा है गलियों में, वो कहता है मैंने बुमराह की तरह बॉलिंग, मैंने शमी की तरह बॉलिंग करानी है, मैंने क्या कहते हैं रोहित शर्मा की तरह बैटिंग करनी है। तो ये इंडियन क्रिकेट के लिए आप बहुत आगे एक गेम चली गई है जो पाकिस्तान क्रिकेट नहीं अभी टच कर सकती, टू बी ऑनेस्ट। And that's exactly why we've seen this change around. जैसा कि मैंने कहा था पिछले 10 साल में ये one day rivalry, I mean there've been some great matches but it's become pretty much one sided. तो दोस्तों ये थी बात आज जरार के साथ on the rivalry. हमारे अगले एपिसोड में हम बात करेंगे हमारी फेवरेट इंडिया पाकिस्तान मैचेस की, वन डे मैचेस की, एंड जरार एंड आई विल आल्सो बी शेयरिंग आवर ऑल टाइम इंडिया 11s एंड पाकिस्तान 11s, यानी कि मैं चूज करूंगा अपनी इंडिया 11 वन डे और पाकिस्तान, और जरार भाई भी अपनी चूज करेंगे अपनी इंडिया 11 और पाकिस्तान 11। आज का एपिसोड यहां समाप्त। जरार, इट्स बीन गुड टॉकिंग टू यू। विल बी बैक विद आवर नेक्स्ट एपिसोड इन अ फ्यू डेज। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।